वेलकम एवरीवन। आज के मॉर्निंग न्यूज सेशन में आपका स्वागत है। मैं विपिन शर्मा लेकर प्रस्तुत हूँ आज के समाचार पत्रों में छाई हुई मुख्य खबरें जो रोजगार और शिक्षा से जुड़ी हुई होती हैं और हमारे दैनिक जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित जरूर करती हैं। खबरें शुरू करने से पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष में अब किसी भी बैंक और स्थान से पेंशन ले सकेंगे ईपीएफओ के पेंशनर। जान लेते हैं एक बार खबर को। आज से पेंशनर जो हैं ईपीएफओ के, वो देश में स्थित किसी भी बैंक शाखा या स्थान से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। सेवानिवृत्त होने के बाद अपने गृह नगर में रहने वाले लोगों के लिए यह एक बहुत बड़ी सहूलियत होगी। दरअसल कुछ दिनों पहले कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस के प्रस्ताव को श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया और ईपीएफ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड के चेयरमैन द्वारा स्वीकृत किया गया था, जिसके बाद नए साल से यह सुविधा कर्मचारियों को मिलने वाली है। सीपीपीएस के लागू होने से लगभग 78 लाख पेंशन धारकों को फायदा मिलेगा। पेंशन के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए? उसे ईपीएफ का नियमित सदस्य होना चाहिए। कर्मचारी ने कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी की हो। कर्मचारी 58 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। वह 50 वर्ष का पूरा होने के बाद कम दर पर अपनी ईपीएस निकाल भी सकता है। वह अपनी पेंशन को 2 साल 60 वर्ष की आयु तक के लिए आगे भी बढ़ा सकता है, जिसके बाद उसे प्रत्येक वर्ष 4% की अतिरिक्त दर पर पेंशन मिल सकेगी। शिक्षकों की नई भर्ती के लिए रिक्त पदों की गणना शुरू हो चुकी है, गिनती शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन भर्ती प्रस्ताव भेजे जाने पर भी लिया जाएगा निर्णय। प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा में शिक्षकों के पदों पर नई भर्ती शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 4 जनवरी को संबंधित विभागों के निदेशकों की बैठक बुलाई है। इसके लिए विभाग रिक्त पदों की गिनती करा रहे हैं। बैठक में नई भर्ती शुरू करने के साथ ऑनलाइन अधियाचन भेजे जाने पर भी निर्णय लिया जाएगा। हिंदुस्तान हमारा इस साल भी सारे जहां से आगे रहेगा। बात कर रहे हैं आर्थिक विकास के लिहाज से हमारा हिंदुस्तान इस साल भी सारे जहां से आगे रहेगा। दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देशों में सबसे आगे रहने के साथ भारत में रोजमर्रा के लिए बेहतर अवसर भी मिलेंगे। विनिर्माण, प्रौद्योगिकी, कृषि, ई कॉमर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्र उसकी तरक्की के मुख्य सूत्रधार रहेंगे। हाईवे पर 5 किलोमीटर पर अलर्ट, एक्सप्रेस वे पर निर्धारित दूरी पर स्पीड लिमिट, नो पार्किंग के साइन बोर्ड। 3 कैटेगरी में है साइन बोर्ड। अनिवार्य वाले जो हैं वो है स्पीड लिमिट, नो एंट्री, नो पार्किंग, हाइट लिमिट। दूसरा, अलर्ट करने वाले जो बोर्ड है वो है क्रॉसिंग, ट्रैफिक मर्जिंग, ओवरहेड केबल, रंबल स्ट्रिप, रोड की चौड़ाई आगे घटने जैसी जानकारी। एक होंगे इंफॉर्मेशन, पेट्रोल पंप, रेस्ट एरिया, रेस्तरां, वे साइड एमिनिटीज, दिशा संबंधी जानकारियां वाले बोर्ड। हाईवे और एक्सप्रेस वे पर लोगों की सहूलियत और सड़क सुरक्षा की स्थिति में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने साइन बोर्डों के लिए नए सिरे से दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन पर 24 जनवरी से अमल किया जाएगा। इन दिशा निर्देशों के अनुसार अधिकतम स्पीड लिमिट की जानकारी देने वाला बोर्ड वाहनों के चित्र के साथ हर 5 किलोमीटर में सड़क के किनारे और डिवाइडर के बीच क्रमशः लगाना अनिवार्य हो जाएगा। अलग अलग वाहनों के लिए अलग अलग स्पीड लिमिट निर्धारित होती है, इसलिए इस बार एक नया बोर्ड भी अमल में लाया जाएगा जो एक पैटर्न और सभी वाहनों के लिए स्पीड लिमिट एक साथ बताएगा। वह डिस्प्ले केवल सड़क के मध्य में स्थापित होगा। गाइडलाइन को आप जान लें। हाईवे और एक्सप्रेस वे पर नो पार्किंग की सूचना भी हर 5 किलोमीटर में देना अनिवार्य है। पैदल चलने वाले लोगों को सड़क पर पार करने में जोखिम से बचाने के लिए क्रॉसिंग की सूचना पहले से देना अनिवार्य किया गया है। एंट्री पॉइंट यानी उन जगहों पर जहां ट्रैफिक मर्ज हो रहा है की सूचना भी पहले से देना जरूरी है ताकि लोग अपने वाहनों की रफ्तार कम कर सकें। रंबल स्ट्रिप के लिए कम से कम 250 मीटर पहले बोर्ड होगा। नए साल के साथ बदल गए ये नियम, तो क्या है वो नियम जान लेते हैं। 15 जनवरी तक आईटीआर विलंब शुल्क के साथ संशोधित आईटीआर दाखिल करने का समय 31 दिसंबर था। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का समय सीमा को बढ़ाकर 15 जनवरी कर दिया गया है। किसी बैंक से पेंशन ले सकते हैं, ये सूचना आपको मिल चुकी है। ईपीएफओ ने भी पूर्व में 1 जनवरी को बड़े बदलाव का ऐलान किया था। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस से जुड़े पेंशन धारक देश में स्थित किसी भी बैंक शाखा या स्थान से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। लाखों पेंशन धारकों को इसका फायदा मिलेगा। जीएसटी नियम में भी बदलाव, 1 जनवरी से जीएसटी से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इसमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, वैसे एमएफए भी शामिल है। यह प्रक्रिया उन सभी पर लागू होगी जो जीएसटी फाइल करते हैं। यूपीआई 123 पे पर बड़ी लिमिट, वे यूजर्स जो स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं करते वे अपने बेसिक फोन से भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इसकी सीमा पहले 5000 थी, इसे बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है।
कार की कीमतें बढ़ेंगी। 1 जनवरी से कार खरीदना महंगा होगा। मारुति सुजुकी, हुंडई, महिंद्रा, होंडा, BMW आदि ने 3% तक कीमत बढ़ाने का ऐलान किया है। एफडी के नियम भी बदल जाएंगे। आरबीआई ने एनबीएफसी के लिए एफडी से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया है। बदलाव एफडी में जमा रकम को मैच्योरिटी से पहले निकालने से जुड़े हैं। एजुकेशन सेक्टर को 2025 से और ज़्यादा सुधारों की उम्मीद है। 2024 में नो डिटेंशन पॉलिसी NEP 20 को लागू करने को लेकर हुआ काम। जान लेते हैं इसे विस्तार से। 2024 में हुए बदलाव। जनवरी 2024 NEP के तहत बहुभाषी पाठ्यक्रमों का विस्तार हो चुका है। CUET परीक्षा में तकनीकी समस्याओं पर विचार के लिए सॉल्यूशन जून 2024 में। दिसंबर 2024 में नो डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। दिसंबर 2024 में एडटेक और डिजिटल शिक्षा के लिए नई पहल की घोषणा हो चुकी है। भविष्य में 2025 में क्या हो रहा है? 2024 में शिक्षा में क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया, जबकि 2025 इन सुधारों को और गहराई से लागू करने का वादा करता है। स्किल बेस्ड लर्निंग, एडटेक, नवाचार और नई शिक्षा नीति के लक्ष्यों के साथ भारत का शिक्षा क्षेत्र में छात्रों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने की ओर अग्रसर है। उम्मीदें क्या है 2025 में एजुकेशन सेक्टर से? 5+3+3+4 संरचना का विस्तार होने जा रहा है। इसे सभी राज्य बोर्डों में लागू किया जाएगा। शिक्षक की ट्रेनिंग में सुधार। निष्ठा के तहत शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इंटीग्रेटेड हायर एजुकेशन बॉडी UGC, AICTE और NCTE मिलाकर एकल नियामक संस्था बनाने का प्रस्ताव है। तो बहुत सारे बदलाव हैं जो 2025 में एजुकेशन सेक्टर में देखने को मिलेंगे। STEM से STEAM तक जाने की बात करी गई है। इसमें स्किल पर जोर होगा। एडटेक, AI को मिलेंगे पंख। लाइफ लॉन्ग एजुकेशन की सुविधा रहेगी। जनवरी में 100वीं लॉन्चिंग की तैयारी में इसरो। इसी महीने नेविगेशन उपग्रह NVS-2 का प्रक्षेपण। वर्ष 2024 में एक के बाद एक कामयाबी हासिल करने के बाद इसरो नए वर्ष में भी इतिहास के सुनहरे अध्याय लिखने जा रहा है। इसरो जनवरी में ही श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष केंद्र से जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल GSLV मिशन के तहत लॉन्चिंग का शतक लगाएगा। इसरो ने एक दिन पहले ही PSLV C60 रॉकेट में से SpaceX मिशन लॉन्च किया था। यह श्रीहरिकोटा से 99वीं सफल लॉन्चिंग थी। मिशन के तहत PSLV C60 रॉकेट ने 2 छोटे अंतरिक्ष यानों चेजर और टारगेट को 475 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में स्थापित कर दिया है। उम्मीद है कि डॉकिंग प्रक्रिया संभवतः 7 जनवरी को पूरी होगी और ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बन चुका है। नए साल से नए नियम इनका होगा आपकी जेब, जिंदगी और जरूरत पर असर। EPFO सदस्य ATM से निकाल सकेंगे पैसा। किसानों को मिलेगा ज्यादा लोन। कॉलिंग रिचार्ज में भी परिवर्तन होने जा रहा है। अब तक क्या होता था, आपको डेटा वाला प्लान रिचार्ज करना पड़ता था, चाहे आपका मोबाइल फोन डेटा यूज करने में सक्षम है या नहीं है, यानी कीपैड फोन है तब भी डेटा का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब ट्राई के तहत क्या हुआ है, नए साल में जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो डेटा पैक वाला कॉलिंग रिचार्ज पैक के साथ विकल्प भी देंगी। व्हाट्सएप पे अब कर सकेंगे UPI पेमेंट। व्हाट्सएप से भी लघु बचत पर स्थिर रहेंगी ब्याज दरें। UPI 123 पे पर बढ़ी है लिमिट। शिक्षा जगत से खबर है, CBSE की 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं आज से हैं। प्रैक्टिकल परीक्षाएं समाप्त होते ही 15 फरवरी से मुख्य परीक्षाओं की हो जाएगी शुरुआत। सरकारी स्कूलों में PGT पद पर आवेदन की आयु सीमा घटा दी गई है। राजधानी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में PGT पदों पर आवेदन की अधिकतम आयु सीमा को मंगलवार को 30 वर्ष कर दिया गया है। पहले यह 36 वर्ष थी। इस कारण से हजारों उम्मीदवारों की दावेदारी पर पानी फिर गया है। सबसे प्रतिकूल प्रभाव ओवर एज हो चुके गेस्ट टीचर पर पड़ेगा। ऑल इंडिया गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन के महासचिव शोएब राणा के अनुसार आयु सीमा घटने से हजारों उम्मीदवार घर बैठे ओवर एज हो गए हैं। तो ये बदलाव कहीं ना कहीं अच्छे के लिए नहीं हुआ है। इसी के साथ आज का मॉर्निंग न्यूज सेशन यहीं समाप्त होता है। मैं विपिन शर्मा लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं नई मॉर्निंग न्यूज सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और एक बार फिर से नववर्ष आप सभी के लिए बहुत ही आनंददायक रहे और बहुत सी खुशियां लाने वाला हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।